आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में शुंग वंश पढ़ेंगे। और शुंग वंश टाइम पीरियड कितना से कितना तक रहा है? 185 से लेकर के 173 या 175 ईसा पूर्व रहा है। मतलब 185 से लेकर के 73 या 75 ईसा पूर्व रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे तो मौर्य वंश के संस्थापक के थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हुए न क्या हुए हैं? अशोक हुए थे। और मौर्य वंश के सबसे अंतिम जो शासक हुए हैं, राजा हुए, वो क्या हुए थे? बृहद्रथ हुए थे। तो यही कहा जाता है कि बृहद्रथ के बाद जो है जे भारत में जे ओकर प्रधानमंत्री या पुरोहित या सेनापति हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? पुष्यमित्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पुष्यमित्र हुआ करते थे। और कहा जाता है जब बृहद्रथ सैनिक का निरीक्षण कर रहे थे तो उनका जो सेनापति है पुष्यमित्र, उनकी हत्या करके मगध में मौर्य वंश के खत्म करके कौन वंश की स्थापना करते हैं? शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। लेकिन हम ये कंडीशन जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत का क्या कंडीशन था और दक्षिण भारत का क्या कंडीशन था और उस समय विदेशी का क्या कंडीशन था भारत में। सबसे पहले कि अगर भारत देखा जाए तो जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उत्तर भारत में मगध में दो वंश की स्थापना हुआ था। एक शुंग वंश, और शुंग वंश जब हट गया था और उसी के अवशेष पर कानव वंश हुआ था। कहाँ? उत्तर भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में उसी के कक्ष में कौन चल रहा था? आंध्र सातवाहन वंश चल रहा था। कौन चल रहा था? आंध्र सातवाहन वंश चल रहा था। और कहा जाता है इसी समय में भारत में विदेशी आक्रमण होता है। और ये जो विदेशी आक्रमण होता है ना, तो भारत में पहली बार विदेशी ने भारत में क्या करते हैं? सत्ता को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तो पहला विदेशी क्या था? तो हिंद यवन था। क्या था? हिंद यवन था। दूसरा क्या था? शक था। तीसरा क्या था? पहल था। और चौथा क्या था? तो कुषाण था। और यही कुषाण वंश कहा जाता है, कुषाण वंश है भारत में सबसे पहले कौन सी किया था? सोना का सिक्का जारी किया था। ठीक है। कौन सी करता है? सोना का सिक्का जारी करता है। ऐसे किताब में पढ़िएगा। तो क्या होता है? मौर्योत्तर काल के बाद भारत में विदेशी का आक्रमण के अंतर्गत यवन, शक, पहल और कुषाण को पढ़ना पड़ता है। और उस समय जिस समय यवन आक्रमण किया था तो उस समय भारत और मगध पर कौन वंश चल रहा था? तो शुंग वंश चल रहा था। ठीक है। तो यही चीज है। यानी अब शुंग वंश के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बतेबे किए जो एक संस्थापक जो थे के थे? पुष्यमित्र थे। क्या थे? पुष्यमित्र थे। और पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के अंतिम शासक कर बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर कौन सी स्थापना कर दिए? शुंग वंश की स्थापना कर दिए। और कहा जाता है शुंग वंश का कुल शुंग वंश में कितने शासक ने शासन किया था? तो 10 शासक मिलकर के शासन किए हैं शुंग वंश में। ठीक है। जिसमें प्रथम शासक के थे? पुष्यमित्र थे। ठीक है। और सबसे अंतिम शासक देवभूति थे। और इन्हीं के काल में चौथा शासक शुंग वंश हुआ था के वसुमित्र हुए थे। और नौवां शासक के हुए हैं? तो नौवां शासक हुए हैं भागभद्र। क्या हुए हैं? भागभद्र हुए थे। और कहा जाता है दूसरा शासक जो हुए थे अग्निमित्र हुए थे। क्या हुए थे? अग्निमित्र। 10 मिलकर के कुल कितने वर्ष तक शासन किए शुंग वंश? तो 112 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 112 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है। अब तनिक जानते हैं शुंग वंश के जानने के स्रोत। आखिर हम शुंग वंश के साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको कहां कहां से मिलेगा? तो हमको जानकारी दो चीज से मिलता है। एक साहित्यिक स्रोत से और दूसरा पुरातात्विक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कहा जाए तो उस समय का जो भी किताब है या उस वंश के बारे में जिस किताब में चर्चा है उस सब किताब जो चलाते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत चलाते हैं। और पुरातात्विक चीज है कि उस समय से जो कुछ भी मिला है उसका अध्ययन कर जो हमें उस वंश के बारे में जानकारी मिलता है उसको हम कौन सी कहेंगे? पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन सी है? तो सबसे पहले पुराण है। पुराण भी मत्स्य पुराण है। इस सब में कौन सी का जानकारी मिलता है? हमको शुंग वंश की जानकारी मिलता है। और कहा जाता है पुराण में सबसे पहले कहा गया है शुंग वंश के जो संस्थापक है ना पुष्यमित्र शुंग थे।
ठीक है, पुराणों से हमको पता चलता है। और उन्हीं के समकक्ष में पुष्यमित्र का पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि, और कहते हैं पतंजलि ने पाणिनि पर आधारित, पाणिनि ने एक किताब लिखा था व्याकरण पर आधारित अष्टाध्यायी, और कहा जाता है पाणिनि इसी समय अष्टाध्यायी के आधार पर कौन सा पुस्तक लिख डाला है, महाभाष्य। ठीक है, इससे भी जानकारी हमको शुंग वंश के बारे में मिलता है। दूसरा है हर्षचलित, हर्षचलित से भी हमको कौन सी के बारे में मिलता है, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो उसका हर्षचलित किसने लिखा था, तो बाण भट्ट ने लिखा था। और कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ का एक पुस्तक है दिव्यावदान, दिव्यावदान में भी कौन सी मिलता है, शुंग वंश की जानकारी हमको मिलता है। और कहा जाता है सबसे फेमस था कालिदास के नाटक है मल विकास अग्निमित्रम है, मित्रम है, मल विकास अग्निमित्रम है, ये नाटक है जो किस पे लिखा गया है, ठीक है, अग्निमित्र पे लिखा गया था। ठीक है, किस पे लिखा गया है, तो अग्निमित्र पर ही लिखा गया था पुस्तक। और कहा जाता है अग्निमित्र के थे, पुष्यमित्र का कौन सी हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे अग्निमित्र। ये सब चीज जैसे पुराण पतंजलि के कहा, महाभाष्य, हर्षचलित, दिव्यावदान, मलवा विकास अग्निमित्रम से इस सब से शुंग वंश की जानकारी मिलता है, साहित्यिक स्रोत। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक क्या बोले हैं, पुरातात्विक उस समय जो हमको प्रत्यक्ष रूप से उस वंश के बारे में जो मिलता है, जैसे अयोध्या लेख मिलता है। और कहा जाता है अयोध्या लेख को जो लिखवाए थे ना, धनाधान देव ने लिखवाए थे। और इसी अयोध्या लेख में चर्चा है दूगो अश्वमेध यज्ञ का। ठीक है, कौन सी जानकारी है, दूगो अश्वमेध यज्ञ का जानकारी है। किसने लिखे हैं अयोध्या लेख, धनदेव ने लिखे थे। एक है बेसनगर का लेख, क्या है, बेसनगर के, बेसनगर का अभिलेख कहते हैं हेलियोडोरस लिखे थे। कौन सी, हेलियोडोरस का है। और अहिम कहा जाता है हेलियोडोरस बेसनगर, यानी बेसनगर आधुनिक अभी कहाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहीं पर हेलियोडोरस बेसनगर में गरुड़ स्तंभ पर लेख लिखवाए थे। और उस स्तंभ लेख में सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, और कहा जाता है इन्हीं के समय जब ये आए थे हेलियोडोरस, राजदूत बन के आए थे किनके दरबार में, तो पुष्यमित्र कहा जाता है शुंग वंश के दरबार में आए थे। किनके दरबार में, शुंग वंश के दरबार में। और शासक के थे, तो भागभद्र थे। के थे शासक, भागभद्र थे, 9वें शासक थे। और उन्हीं के समय में कहा जाता है वैष्णव धर्म का उदय हुआ, यानी भागवत धर्म का उदय हुआ है। और दूसरा है सांची और भरहुत का लेख है। इससे भी हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है, जो इस सब को संरक्षण किए थे शुंग वंश ने। अब देखिए इनका पहला शासक था शुंग वंश का पुष्यमित्र था। जब पुष्यमित्र था तो आप जानबे किए हैं पुष्यमित्र जो है अपना राजा का हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और जब पुष्यमित्र गद्दी पर बैठता है तो कभी राजा की उपाधि नहीं धारण करता है। राजा सबसे पहले जो उपाधि धारण करता है तो अग्निमित्र होता है, ये अग्निमित्र रहता है राजा की जो उपाधि धारण करता है। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग को ओदभिज कहा जाता है। कौन सी, ओदभिज। ओदभिज मतलब हुआ है अचानक उठने वाला। कौन, अचानक उठने वाला। ठीक है, उठने वाला, ओदभिज। पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया है, ओदभिज, मतलब अचानक उठने वाला। नहीं लगता है पुष्यमित्र शुंग अचानक उठा होगा, तो क्यों उठा होगा, क्या कि अपना राजा का हत्या किया और वो अथी करके अपन वंश स्थापित कर लिया है। ठीक है, और कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग के समय में, इस समय विदर्भ का युद्ध पुष्यमित्र शुंग के समय में लड़ा गया था। विदर्भ क्या इसलिए लड़ा गया था कि विदर्भ के राजा हुआ करते थे यज्ञसेन, और यज्ञसेन कौन सी, मौर्य से संबंधित हुआ करते थे, मौर्य वंश से संबंधित हुआ करते थे। और कहा जाता है अचानक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम राजा का हत्या कर दिया, तो यज्ञसेन क्या कर दिए, नाराज हो गए। यही के कारण जो उत्पत्ति जन्म हुआ था, जो संघर्ष जन्म हुआ है, उसी संघर्ष का नाम था विदर्भ का युद्ध। और विदर्भ का युद्ध के लड़े थे, तो कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग की तरफ से अग्निमित्र लड़े थे। और अहिम कहा जाता है अग्निमित्र क्या होते हैं, यज्ञसेन को हरा देते हैं और
कौन जी और अग्निमित्र जीत जाते हैं। और तकर बाद क्या करता है पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र को अहीं की कौन सी बना देता है, उप राजा बना देता है। विदिशा या विदर्भ यही शब्द है। दूसरा कंडीशन होता है अग्निमित्र के समय हम देखिए आपको क्या बोले हैं कि इसी समय जो है ना विदेशी आक्रमण होता है मरणोत्तर काल में, सबसे पहले यवन होता है। तो कहा जाता है यवन का आक्रमण जब होता है सबसे पहले यवन जो थे ना भारत में आक्रमण करने वाले डेमोटेरियस थे। कौन थे, डेमोटेरियस थे, जो सबसे पहले कौन सी करते हैं यवन में आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है ये आक्रमण जो होता है ना तो अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा होता है तो घोड़ा को छोड़ा जाता है तो यवने के द्वारा क्या होता है पकड़ लिया जाता है। वही के कारण जो युद्ध होता है उसी को यौवन, आप पुष्यमित्र शुंग के समय में जो संघर्ष होता है उसी को यौवन का युद्ध कहते हैं। और यौवन का युद्ध में नेतृत्व क्या कर रहा था, तो वसुमित्र कर रहा था। अग्निमित्र क्या हुआ करता था, पुत्र हुआ करता था, यानी अग्निमित्र का पुत्र हुआ करता था। तो पुष्यमित्र शुंग का पोता हुआ करता था। और कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी है, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु की देखना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो अपने आप में उपरण लिए थे कि हम जब तक शासन करेंगे तब तक जो है ना स्तूप को तोड़ते रहेंगे। तो अहिम कहा जाता है उन्होंने एक शपथ लिया था कि हम अपना जीवन काल में 84,000 स्तूप तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो तोड़ नहीं पाए हैं। हाँ, बौद्ध भिक्षु की निश्चित संग्रहार किए हैं, मारे हैं। कहा जाता है जब बौद्ध भिक्षु को मृत्यु घाट उतारते उतारते कहाँ पहुंचे, साकल। साकल आधुनिक कहाँ पड़ता है, सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। और वहां पर सभी को एक घोषणा किए थे जो हमको बौद्ध भिक्षु का एक सर ला कर देगा, सिर ला करके, उसको हम कितने दिनार देंगे, 100 दिनार देंगे। उस दिनार मतलब इनाम दिया जाएगा कौन सी, 100 दिनार। वो पुष्यमित्र शुंग कहाँ पर ही घोषणा करवाते हैं, साकल में करवाते हैं, ठीक है। दूसरा हुए थे शासक हुए थे, ठीक है, अग्निमित्र हुए थे। और अग्निमित्र के समय में कहा जाता है अग्निमित्र कहाँ का उपराजा हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग के समय में, विदेशिया का उपराजपाल यानी उपराजा हुआ करता था। और उन्हीं के समय में उन्हीं पर एक किताब लिखा गया है, कौन, मालविकास अग्निमित्रम के लिखे थे, कालिदास लिखे थे। और कहा जाता है यह नाटक है जो अग्निमित्र और मालविका के ऊपर लिखा गया नाटक है, ठीक है। और सबसे और अगला शासक होते हैं, चौथा शासक होते हैं वसुमित्र। और वसुमित्र इसलिए नाम लिखवा दिए कि यही वसुमित्र हैं जो यौवन संघर्ष होता है कि भाग लेते हैं। यौवन युद्ध में क्या लेते हैं भाग, वसुमित्र लेते हैं। क्रम में शुंग वंश के राजा तो चौथा राजा थे। और एक फेमस राजा है, नौवां राजा है भागभद्र, ठीक है। और भागभद्र के समय में कहा जाता है तक्षशिला के यूनानी नरेश एंटियोलकिडस रहते हैं, उसी का राजदूत रहता है के हेलियोडोरस, जकरा दरबार में आते हैं शुंग वंश के भागभद्र के शासन काल में आते हैं, ठीक है। और जब आते हैं तो कहाँ आते हैं, तो बेसनगर मध्य प्रदेश आते हैं। और वहीं पर गरुड़ स्तंभ अब लेख लिखवाते हैं। और वहीं में कहा जाता है गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म का उदय के बारे में चर्चा किया गया है। किस धर्म के बारे में, भागवत धर्म, यानी विष्णु भगवान का पूजा पाठ के बारे में उसी समय बताया गया था, ठीक है। केकरा समय में आए हैं, तो भागवत के समय में आए थे, ठीक है। और शुंग वंश में आने वाले पहला राजदूत है कौन, हेलियोडोरस है। कहाँ का राजा, तक्षशिला, ठीक है। अब सबसे अंतिम शासक था इस वंश का देवभूति है। 10वां शासक क्या है, देवभूति है। और कहा जाता है देवभूति बड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, इसकी हत्या वासुदेव कर देता है। और वासुदेव जब हत्या कर देता है तो शुंग वंश को खत्म करके मगध में कानव वंश की कौन सी करता है, स्थापना कर देता है। अब तनिक आप शुंग वंश के तनिक उपलब्धि के बारे में पढ़ लेते हैं। हम आपको बताए हैं कि शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग है वो ब्राह्मण है, ठीक है। बहुत से इतिहासकार का कहना है कि ब्राह्मण है। और सर्वाधिक मत यही है कि पुष्यमित्र शुंग कौन सी है, ब्राह्मण है। इसीलिए इन्होंने वैदिक धर्म को क्या किया है, पुनरुत्थान किया है इसी के काल को। इसीलिए शुंग काल को
वैदिक धर्म का पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। कौन वंश का? शुंग वंश का वैदिक धर्म का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय वेद की जो भी संस्कृति रिवाज हुआ करती थी, वैदिक काल के बाद मौर्य काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद क्या हुआ? ह्रास होने लगा था। लेकिन जैसे ही शुंग वंश की स्थापना हुआ, फिर से वैदिक परंपरा को अपनाने की बात तेज हो गई। इसीलिए वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किसके काल को माना जाता है? शुंग काल को माना जाता है। ठीक है। और कहा जाता है यही है इसी समय शुंग काल के ही समय में भारत में भागवत धर्म का विकास होता है। भागवत धर्म कहे तो विष्णु भगवान की पूजा प्रथा शुरू होता है। कहाँ से जानकारी मिलता है? तो बेसनगर से जानकारी मिलता है, गरुड़ स्तंभ लेख से। गरुड़ स्तंभ लेख किनका है? तो हेलियोडोरस का है। और कहा जाता है यही शुंग वंश में मनु नामक व्यक्ति ने मनु स्मृति लिख दिया था। ठीक है। मनु स्मृति किस पर पुस्तक है? मनु स्मृति कानून पर लिखित, हाँ ठीक है, कानून पर लिखा गया पुस्तक है मनु स्मृति। ठीक है। और कहा जाता है कि मनुए के द्वारा जो भारत का प्रथम विधि का कोई पुस्तक होगा ना, तो वही मनु स्मृति है। मनु स्मृति किस काल में रचना हुआ है? शुंग काल में हुआ है। तो कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक एकर माना जाता है एकर रचना हुआ था। इतना दिन तक मनु स्मृति की रचना होते रह गया है, मतलब बुक में संशोधन होते रह गया है। ठीक है। तो अब वही है शुंग वंश कुल कितना चला है? 185 से लेकर के 73 या 75 वर्ष तक चला है। एक बाद जो वंश पढ़ेंगे, ठीक है, कानव वंश पढ़ेंगे। ठीक है, कानव वंश पढ़ेंगे। और दक्षिण में इसी के समकक्ष में आंध्र सातवाहन वंश होता है, तो वो वंश हम खत्म कर देंगे।